उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ सिंथेसिस मतलब कि क्लासिफिकेशन का जो फोर्थ टाइप था वो लिखा था हमने कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। अरे पॉलीमर का जो सिंथेसिस किया जाता है वो किस मैकेनिज्म से किया जाता है, उस आधार पे हमें पॉलीमर के जो प्रकार है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर चल रहा था लास्ट क्लास में। क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार से जो क्लासिफिकेशन था, यानी कि जिस सोर्स से वे प्राप्त होते हैं, सबसे पहला क्लासिफिकेशन उसके आधार पे किया गया था। और उसके आधार पे यहाँ पे हमने 2 प्रकार बताए थे, जो था इसमें नेचुरल प्राकृतिक बहुलक और सेकंड सिंथेसिस यानी संश्लेषित बहुलक। उसके बाद में जो पॉलीमर थे उसके अंदर एक टाइप हमने पढ़ा था, इसके अंदर कौन सह बहुलक यानी कि बहुलक के कंपोजिशन या संगठन के आधार पे 2 प्रकार के थे, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। तीसरे में 3 प्रकार में थे, इसमें रेखीय था, तिर्यक बंध वाला था, नेटवर्क वाला था, और एक उसमें ब्रांच वाला था। 3 प्रकार हो गए। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो इस पे लिखा गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, यानी बहुलक का सिंथेसिस संश्लेषण किस प्रकार से किया गया है, इस आधार पे बहुलकों के प्रकार या वर्गीकरण किया गया। तो इस आधार पे बहुलक कितने प्रकार के बने थे, 2 प्रकार के बहुलक बने थे। अब आएगा इसमें कि 2 कौन कौन से प्रकार थे। फर्स्ट इसमें है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर यानी योगात्मक बहुलक, एडिशन का मतलब योगात्मक बहुलक। और सेकंड इसमें चलेगा कंडेंसेशन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक। तो बहुलकों के सिंथेसिस या संश्लेषण के आधार पर जब इनका क्लासिफिकेशन किया गया तो 2 प्रकार में इनको वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट एडिशन पॉलीमर योगात्मक बहुलक, सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक। अब इसका ये जो एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर के बारे में आया तो इसमें क्या आता है कि ये एक जैसे यूनिट से मिलकर बनता है। इस कंडेंसेशन में क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। इस वाली क्रिया में जब मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती है तो कुछ ना कुछ छोटे अणु जैसे कि H2O है, जैसे कि NH3 है, जैसे कि ROH है, और जैसे कि HCl है, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन यानी एक प्रकार से मैकेनिज्म होती है पॉलीमर बनने की, ये भी एक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन से जब, एक बात इसमें बताया नहीं पहले कि जब मोनोमर होता है ना, मोनोमर यूनिट्स, उससे जब पॉलीमर की यूनिट्स बनती हैं तो पॉलीमर यूनिट्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। मोनोमर यूनिट से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण अभिक्रिया या क्रिया कहा जाता है। ये भी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन एक बहुलकीकरण की क्रिया विधि है, मोनोमर से पॉलीमर बनने की क्रिया विधि है। उसी प्रकार से कंडेंसेशन पॉलीमर है वो भी मोनोमर से पॉलीमर बनने की एक क्या है, विधि है। तो ये बोला कि जब एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं तो कुछ छोटे अणु होते हैं वो इसमें बाहर निकलते हैं, सॉरी इसमें छोटे अणु जो ये वाले होते हैं वो इसके अंदर बाहर नहीं निकलते हैं, इसमें गलत हो गया। जबकि कंडेंसेशन या संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जब मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती हैं तो कुछ छोटे अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब इन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो इसमें हो गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा जब मोनोमर से पॉलीमर बनता है तो कोई भी छोटे अणु इसमें बाहर नहीं निकलते हैं। 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जितने भी मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो आपस में ऐड होती जाती हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होती है इस कारण से कुछ छोटे अणु होते हैं वो इसमें बाहर निकल जाते हैं। छोटे अणु में से ये भी हो सकते हैं निकला और कुछ भी हो सकता है, छोटे अणु बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल बढ़े जाएं। तो पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमर का, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनने वाले पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस या संघनन बहुलकीकरण की क्रिया से बनने वाले पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक कहा जाता है। अब देखें एडिशन पॉलीमर को देखें तो इसमें एग्जाम्पल बढ़ रहे हैं पीवीसी का। पीवीसी ये वाइनिल जो क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है वाइनिल क्लोराइड, इसको VC लिखते हैं, वाइनिल क्लोराइड। अब देखिए N मॉलिक्यूल्स लेने इसके, तो इससे क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ बनता है CH2 और CHCl, और ये इस प्रकार से बनता है। ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं PVC। PVC की फुल फॉर्म लिखिए, वाइनिल क्लोराइड है VC, लेकिन इसके नाम क्या क्या जोड़ेंगे, पोली जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, पोली वाइनिल
क्लोराइड, यानी कि ये क्या बन गया PVC। तो ये आएगी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये जो बहुलक बना है इसमें देखो बाहर कुछ भी निकला नहीं, का ना ये थे आपस में जुड़ गए, ये बन गई, कुछ भी साथ में बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट सह उत्पाद नहीं बना है। तो ये जो प्रोसेस हुई इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये पॉलीमर बना है इसको एडिशन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ये हो गया। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC का मोनोमर क्या होता है, तो हम बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड यानी VC। देखिए इसको, अब देखें, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना वो ठीक है, नेक्स्ट के प्रेजेंस में, सॉरी ये प्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये वाले रिएक्शन है वो हो रही है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल तो ये हो गया। उसके बाद में हम इसमें एग्जांपल पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं वो संघनन बहुलकीकरण अभिक्रियाओं से बनते हैं, यानी इनमें मोनोमर यूनिट्स, दो या दो से अधिक जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो आपस में जुड़ती हैं। तो उसमें पॉलीमर के साथ साथ में कुछ ना कुछ छोटे अणु बाहर निकलते हैं। तो उस प्रकार से बनने वाले पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर या हिंदी में इसका नाम आएगा संघनन बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संघनन बहुलकीकरण कहा जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, योगात्मक है। जैसे कि अपन ले लें हेक्सामेथिलीन डाइएमीन CH2 4 है, सॉरी 6 है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन लेना अपने को NH2 और इस साइड में भी क्या है NH2। इसका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो गया। प्लस में अपन ऐड करें दूसरी मोनोमर यूनिट, यानी कि मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं पीछे पढ़ा था हमने को, उसमें होमोपोलीमर और हेटेरोपोलीमर में हो सकता है सारे मोनोमर यूनिट एक जैसे हो, तब जो बहुलक बनेगा उसको हम बोलते हैं होमोपोलीमर, बहुलक या समबहुलक बोले सॉरी। और जब मोनोमर यूनिट्स एक से अधिक प्रकार की होती हैं तब हमने नाम दिया था उसको कोपोलीमर या हेटेरोपोलीमर बोला था। दूसरी हमने ले रहे हैं एडिपिक एसिड। तो इसमें है CH2 4COOH और इस साइड इसको खोल के लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे हम H को ऐसे लिखें NH2, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को इसी प्रकार से इसको खोल के लिखें। ये जो एसिड है दो C++ ग्रुप है, इसका नाम क्या है एडिपिक एसिड है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है मोनोमर यूनिट है। इनसे देखिए कौन सा बहुलक बनता है, मोनोमर यूनिट्स है। इनसे जो बहुलक बन रहा है उसमें देखो यहाँ से ये H2O का अणु बाहर निकल रहा है, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे, कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से ये OH निकलेगा, यानी माइनस में NH2O इसमें से क्या आ रहे बाहर। अब जरूरी नहीं दो ही है, एक एडिपिक एसिड है एक ये, यानी बहुत सारे एडिपिक एसिड होते हैं, बहुत सारे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होते हैं, मोनोमर यूनिट्स बहुत सारी होती है। तो इससे इस साइड बचा आपका NH, इसके साथ में है CH2 6, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है आपका CH2 4 और C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये एक बहुलक बन गया। अब चूंकि इसमें पॉलीमर के साथ साथ में ये छोटा अणु H2O का बाहर निकल रहा है, तो ये जो पॉलीमर बना है जैसे इसका नाम तो क्या रहेगा नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 नाम क्यों रखा गया, नायलॉन तो ये बहुलक का नाम है, इसके आगे 66 क्यों लगाया हुआ है, तो 666 इसलिए लगाया गया कि इसके जिन दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है, यानी कि ये क्वेश्चन आया कि नायलॉन 66 की मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयां क्या होती हैं, तो ये दोनों के नाम लिखे आने हैं। और नायलॉन 66 या इस पॉलीमर की जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, इसमें भी 6 कार्बन परमाणु है, इसमें भी 6 है, 4 तो ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो 6 कार्बन परमाणु दोनों में। इस कारण से यहाँ पे जो 66 लिखा हुआ है वो ये दर्शा रहा है कि ये जो नायलॉन बहुलक है वो जिन दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है उन दोनों के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है 66 है। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया नायलॉन 66, इसका नाम है वो रखा गया। हो गया, बाई प्रोडक्ट H2 साथ में निकला, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन संघनन बहुलकीकरण। और बहुलक यानी जो नायलॉन 66 बहुलक बना है वो कौन सा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये था इसके क्लासिफिकेशन का 4 टाइप जो कि बहुलकी की सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है।
उसके बाद में देखिए फोर्थ जो इसका क्लासिफिकेशन का टाइप है, फोर्थ रखा गया है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। पांचवा जो प्रकार है वर्गीकरण का वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। अंतर आणविक जो बल हैं बहुलकों के बीच में, मोनोमर यूनिट्स के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन है वो किया गया। इसमें 3 प्रकार, वैसे 5 है, 3 में से तीसरा है, तीसरे के आगे 2 प्रकार है, तो टोटल कितने बनेंगे 5, मुख्य रूप से 3 है। एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वाला बंद है, इसके अंदर फर्स्ट जो वर्गीकरण का प्रकार है वो रखा गया है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थलक भी बोल देते हैं। हिंदी में इनका नाम क्या रखा गया, प्रत्यास्थलक। ठीक है, तो इलास्टोमर में इसमें क्या आता है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं उन मोनोमर यूनिट्स के बीच में जो मोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो वीक होते हैं, वीक नेचर का या दुर्बल प्रकृति का होता है। ठीक है, इलास्टोमर्स इसमें लिखा जाएगा कि वे बहुलक जिसमें मोनोमर यूनिट्स या इकाइयों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके द्वारा वे जुड़ी हुई होती हैं वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है। इस कारण से बहुलक क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बहुलक, और उसके गुण भी ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ा जाए तो इसके एग्जाम्पल में आता है जो रबर होता है वो किसमें आएगा, प्रत्यास्थलक में आता है। रबर में भी कौन सा पढ़ेंगे, वल्कोनाइज्ड, यानी वल्कनीकृत जो बहुलक होता है, वल्कनीकृत रबर होता है उसको हम, जिसको हम ऐसे खींचने के बाद छोड़ दें तो वापस अपने उसी स्थिति में आ जाता है, तो वो वल्कनीकृत रबर होता है। उसमें मोनोमर यूनिट्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो दुर्बल होते हैं, दुर्बल आकर्षण बल होता है। इस कारण से उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स या प्रत्यास्थलक होता है। तो इसमें डेफिनेशन में ये रखना है कि इन बहुलकों की जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं उनके बीच में वीक नेचर क्या या वीक प्रकृति का क्या, दुर्बल प्रकृति का आकर्षण बल है उपस्थित होता है। अब देखिए फर्स्ट हो गया इलास्टोमर या प्रत्यास्थलक। सेकंड देखें, इसमें सेकंड प्रकार चलता है इसमें रेसे फाइबर्स। दूसरा जो है 3 प्रकार में दूसरा रहेगा इसमें फाइबर्स, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसे बोलेंगे। ठीक है, इसमें आता है कि ये जो बहुलक होते हैं इन बहुलकों में मोनोमर यूनिट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या प्रबल आकर्षण बल, प्रबल अंतर अणुक आकर्षण बल है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बहुलक है, इनके बीच में मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयों के बीच में प्रबल आकर्षण बल या प्रबल अंतराणुक बल पाया जाता है। इस कारण से ये कैसे होंगे, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा जाए तो जैसे अभी पढ़ के आए हम कोपोलीमर वाला नाइलॉन 66 जो बहुलक है वो इसका एक फेमस एग्जांपल है। इसके अंदर जो 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरी थी इसमें एडिपिक एसिड, उसके में ये वाला बॉन्ड था C डबल बॉन्ड ONH। ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और इस साइड था एडिपिक एसिड, इसके बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। इस कारण से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इसके रेशे बनाए जा सकते हैं। इस कारण से ऐसे बहुलक का नाम भी क्या रखा गया, रेशे रखे गए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए आणविक बलों के आधार पे जो तीसरा प्रकार रखा गया है वो है इसमें प्लास्टिक। पहला इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड आएगा इसमें प्लास्टिक, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिन भी बोल देते हैं। प्लास्टिक और इसी का नाम क्या हो जाएगा, रेजिन। ये जो बहुलक होते हैं इनकी ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं ये वाले। ठीक है, आगे देखते हैं ये आगे चल के 2 प्रकार में बनते हैं। फर्स्ट इसमें होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी ताप से एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ये ताप से प्रभावित होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो ताप से जो प्रभावित होते हैं नहीं होते हैं, इस आधार पे इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। थर्मोप्लास्टिक जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ताप सुनम्य बहुलक, और एक होता है इसके अंदर
थर्मोसेटिंग जिसे बोला जाएगा ताप दर्द बहुलक। ठीक है, तो प्लास्टिक या रेजिन है उसको दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद देखें इसमें दोनों पढ़ने, एक तो रहेगा इसमें थर्मोप्लास्टिक या ताप सुनामी बहुलक, दूसरा रहेगा थर्मोसेटिंग ताप दर्द। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सीधे इसी नाम से भी आ जाते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है, इनको समझाइए, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ें। तो पहले इसमें आएगा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, पॉलीमर। ये जो पॉलीमर ये है तो एक प्रकार के प्लास्टिक ही, लेकिन इसमें क्या आता है, ये पॉलीमर टेम्परेचर या ताप से प्रभावित होते हैं। एक बार जब हम इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक बार हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं, नरम सॉफ्ट हो जाते हैं। गर्म करने पे यानी इन पॉलीमर को जब हम हीट देते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं, इसका मतलब एक बार जब इनको गर्म करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इनको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद ये वापस कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हो गए। फिर हमने वापस इनको गर्म किया, गर्म करते ही वापस ये सॉफ्ट हो गए। यानी एक बार हमने इनका गर्म करके सॉफ्ट कर लिया, कुछ समय रखने के बाद ये हार्ड हो गए, हार्ड होने के बाद हमने इनका यूज ले लिया। फिर हमें क्या हुआ, वापस हमने इनको गर्म किया, गर्म करने के बाद में वापस हम इनको, जरूरी नहीं पहले जिस शेप में थे उसी शेप का कोई बहुलक बनाए, उसी शेप का कोई पदार्थ बनाए, उसके अलावा दूसरी शेप है वो भी हम यहाँ से इसकी बना सकते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि ताप से प्रभावित होते हैं, यानी गर्म करने पर ये नरम और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं। इनको हम बार बार अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकृति में हम इनको ढाल सकते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकृति की कोई भी वस्तु हम इनसे बार बार में गर्म करके ठंडा करके बना सकते हैं। ठीक है, बार बार यूज होगा, ताप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखें, इसके अंदर एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पूछेंगे साथ में। तो एग्जाम्पल में एक तो ये हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीथीन के अलावा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके अलावा नायलॉन, तीन याद रखना, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, नायलॉन। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गई कि ये ताप से प्रभावित होते हैं, हम इनको गर्म करके और ठंडा करके अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं और इनका बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल होते हैं, पुनः चक्रित। उसके बाद में इसका दूसरा टाइप है वो रहेगा थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, हिंदी में नाम लिखा हुआ है इसका ताप दर्द बहुलक। ताप दर्द, दर्द नाम आ गया ना, सेटिंग ताप दर्द, यानी ये ताप से प्रभावित नहीं होते, ताप से प्रभावित नहीं होते। यानी ये जो पॉलीमर होते हैं इनको एक बार हमने गर्म किया, गर्म करने पे ये सॉफ्ट हो गए, फिर हमने इसको ठंडा कर लिया, एक बार सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको गर्म कर लिया, सॉफ्ट हो गए, कूल ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद में क्या हो गए, हार्ड हो गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसको वापस ऐसा कर लें कि वापस गर्म करें वापस सॉफ्ट में चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार जब ये बन जाते हैं, एक बार इनको गर्म करके नरम होने के बाद ठंडा करके जब ये एक बार हार्ड या कठोर हो जाते हैं, फिर हमने मान लीजिए इनसे इच्छा अनुसार कोई भी एक आकृति की वस्तु बना ली। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अगर यहाँ आगे चल के यहाँ तक ताप से प्रभावित हुए थे, आगे प्रभावित नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि अब ये जो वस्तु है उसको हमने वापस गर्म करके पिघला के इसको किसी और आकृति की वस्तु बना ली, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ताप से प्रभावित नहीं होते, एक बार इनको गर्म करके और ठंडा करके इससे एक निश्चित आकृति की वस्तु बना लेने के बाद में ये इनको वापस इनका पुनः चक्रण या पुनः यूज इनका हम नहीं कर सकते हैं, उसी आकृति की वस्तु को हमें बार बार काम में लेना होता है। एग्जाम्पल पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल में आता है बेकेलाइट और इसके अलावा कौन सा आता है, टेफ्लॉन होता है। ठीक है, बेकेलाइट और उसके साथ में एक क्या आता है इसके अंदर, टेफ्लॉन होता है। ये हो गया। तो प्लास्टिक या रेजिन है, ये दो प्रकार है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले यही पूछ जाते हैं इस बारे में कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, ये ताप दर्द है। ठीक है, ये थे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों के प्रकार, जो कि 5 आधार या 5 बेस रख करके किए हुए हैं। इसमें आगे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात की जाए ना, तो इसमें इनको गर्म किया, पहले सॉफ्ट हो गए, ठंडा किया, हार्ड हो गए। अब इसको वापस गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं होते, वापस गर्म करने पे इसके जो ये बहुलक की जो इस प्रकार से श्रृंखला होती है
उनके बीच में इस प्रकार से क्रॉस बंध बन जाते हैं। इस कारण से ये सॉफ्ट होने की बजाय और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें थर्मोसेटिंग वाले से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इसमें आए हुए, वो देखो क्वेश्चन क्या थे इसके। एक तो ये आया हुआ है PMMA क्या है फुल फॉर्म, और ये है क्या ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में देख लो चाहिए इसमें PMMA फुल फॉर्म और ये होता क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी पोली, P से पोली, M से मेथिल, M वापिस M आया उससे मेथे, A से क्या आएगा एक्रीलेट आएगा, एक्रीलेट, ये बन गया पोली मेथिल मेथे एक्रीलेट, पोली मेथिल मेथे एक्रीलेट, ये बहुलक है। अब ये बोला कि कुछ ऐसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है, जो जिनको बार बार यूज कर सकते हैं, गर्म करने पे वो गर्म करने पे होते हैं सॉफ्ट और ठंडा करने पे कठोर होते हैं, उनकी बात होती है, बार बार में यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। ताप सुनम्य बहुलक है एक प्रकार का ताप सुनम्य। कुछ ताप सुनम्य पॉलीमर या बहुलक ऐसे होते हैं जो कि एक बार जिनको गर्म करने के बाद में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर इनको हार्ड करने फिर इनको ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाते हैं, और फिर इनको वापस क्या करेंगे, वापस इनको गर्म करने पे ये सॉफ्ट होने की बजाय इनके अंदर भी क्या होते हैं, तिर्यक बंध तो नहीं बनते हैं, जैसे कि थर्मोसेटिंग तिर्यक बंध बन जाते तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल होता है, लेकिन ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। इसका मतलब इसको गर्म करने पे सॉफ्ट होके ठंडा करने पे हार्ड होने के बाद वापस इनको गर्म किया जाए तो सॉफ्ट तो नहीं होंगे, लेकिन इसके बहुलक की जो श्रृंखला है उसके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है वो उत्पन्न हो जाता है, वो बन जाता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा ये जो शाखाएं होती हैं थर्मोसेटिंग में, जो शाखाएं होती हैं वो आपस में तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़कर और ज्यादा कठोर होती हैं, जबकि इसके अंदर कठोर तो होती हैं ज्यादा, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के ये क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। इस कारण से ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, कांच बोलते हैं। ठीक है, इस कारण से ऐसे जो पदार्थ होते हैं इसमें ऐसे प्रोसेस होने के बाद में लास्ट में ये गर्म करने पर ये क्या होती है, भूलक की श्रृंखलाओं के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये भूलक की श्रृंखलाएं एक प्रकार से एक निश्चित ज्यामिति में पैक हो जाती हैं, पैक हो गए एक निश्चित ज्यामिति का बहुलक बनाते हैं। इस कारण से ऐसे बहुलक को ग्लास भी कहा जाता है। ग्लास या फिर ग्लास का ये PMM है ना, वो ग्लास का ही एक एग्जाम्पल है। पॉलीमर की कैटेगरी है वो ग्लास में रखी गई है, कांच में रखी गई है। PMMA है उसी का एक और नाम भी है, उसका नाम रहेगा ल्यूसाइट। ल्यूसाइट के नाम से आए तब भी PMMA लिख के आना है, और लिखना क्या इसमें कि एक प्रकार का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक यानी ताप सुनम्य बहुलक है, जिसको गर्म करने पे नरम होता है, ठंडा करने पे कठोर होता है, लेकिन इसको वापस गर्म करने पे ये नरम होने के बजाय बहुलक श्रृंखलाएं वो आपस में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़ करके एक निश्चित ज्यामिति में पैक हो जाती है। इस कारण से उन्हें कांच की तरह दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस कारण से तो कांच भी बोला जाता है, और ये PMMA इसी का एक एग्जाम्पल है जिसे हम ल्यूसाइट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि इसमें PMMA यानी इसके ऊपर प्रकाश की सामान्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी कांच की तरह कैसा होता है, ये जो बहुलक होता है वो ग्लास नाम इसलिए लिखा है, कांच की तरह ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये गुण तो होता है इसमें कि कांच की तरह क्या होता है, पारदर्शी होता है, जैसे कांच पारदर्शी होता है। सामान्य अकार्बनिक जो कांच होता है ना, अकार्बनिक उसकी तरह ये पारदर्शी होता है, लेकिन सामान्यतः ग्लास का एक गुण होता है कि प्रकाश इसके ऊपर गिराते हैं तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन करते हैं, उसको परावर्तित करते हैं, लेकिन इस वाले बहुलक में ऐसा गुण नहीं होता है कि ये इस पे प्रकाश गिराने पे उसको रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, लेकिन ये पारदर्शी होता है, इस कारण से इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया, कांच या ग्लास है रखा गया। ठीक है, उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से वो रहेगा प्लास्टिसाइजर किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या है और इसके क्या करने हैं एग्जाम्पल पढ़ने। तो ये बोले कि जो पॉलीमर होते हैं बहुलक
उनकी जो क्वालिटी होती है उसके गुणों को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी होती है उच्च गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। वो नहीं, सामान्य बहुलकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि उन बहुलकों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम वहां पे प्लास्टिसाइजर के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ना है अपने को। प्लास्टिसाइजर करते क्या, जैसे ये सामान्य बहुलक है, यानी इस प्रकार से ये बहुलक श्रृंखलाएं है। प्लास्टिसाइजर इसमें मिला देने के बाद में क्या होगा, प्लास्टिसाइजर मिलाने के बाद में ये बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में ये जो प्लास्टिसाइजर होते हैं वो इस प्रकार से क्रॉस बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुलक सॉफ्ट है, लेकिन क्रॉस बंध जब ये बन गए, तिर्यक बंध बन गए बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में, तब ये क्या हो गया, हार्ड, तो कठोर हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर क्या होंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि सामान्य बहुलक होते हैं, उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं बाहर से, उन्हें हम प्लास्टिसाइजर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट इसका ट्राई क्रिसाइल फॉस्फेट। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखें ट्राई क्रिसाइल फॉस्फेट है। ठीक है, ये किसके अंदर डाला जाता है, इसका यूज जो पीवीसी होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, इस बहुलक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें ट्राई क्रिसाइल फॉस्फेट है वो मिलाया जाता है। एक होता है इसमें एन ऑक्टिल हेलेट, सेकेंड हो जाएगा एन ऑक्टिल हेलेट। ठीक है, ट्राई क्रिसाइल फॉस्फेट पीवीसी में और एन ऑक्टिल वेलेट, ये दो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। तो प्लास्टिसाइजर बहुलकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें बाहर से मिले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्लास्टिसाइजर। ये दो इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल। प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, सामान्य बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है उसके बीच में तिर्यक बंध बना करके जुड़ जाती है, यानी दो के बीच में प्लास्टिसाइजर जुड़ गया, इस प्रकार से तिर्यक बंध बना देते हैं। इस कारण से बहुलक कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इस कारण से बाहर से मिलाए गए पदार्थों को प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। ये एग्जांपल है। ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट का यूज है पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की जो गुणवत्ता होती है उसको इंप्रूव करने में कहते हैं। इसके अलावा एक हो जाएगा एन ऑक्टिल थैलेट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, जो बहुलक होते हैं उनकी आणविक सहती क्या है, सामान्य आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान क्या है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।